हेलो दोस्तों, हम देख रहे थे बायोलॉजी क्लास में हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था और हमारा जो नया चैप्टर था डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने फर्स्ट फेज जो अपना था वो कंप्लीट कर लिया था। माउथ में जो डाइजेशन, फर्स्ट फेज माउथ में डाइजेशन होता है उसको कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे देखेंगे सेकेंड फेज जो हमारा है, सेकेंड है फूड पाइप। सेकेंड देखेंगे फूड पाइप फूड पाइप या ईसोफेगस। ईसोफेगस भोजन नलिका। ईसोफेगस में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। ईसोफेगस में किसी भी टाइप का डाइजेशन नहीं होता। ईसोफेगस में फूड का डाइजेशन, किसी भी टाइप के फूड का डाइजेशन नहीं होता है। जो हम भोजन लेते हैं उसका डाइजेशन ईसोफेगस में नहीं होता है। ईसोफेगस की लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर। ईसोफेगस की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है और माउथ से लेकर स्टमक तक, पेट तक भोजन जिस प्रोसेस से, जिस विधि से भोजन पहुंचता है उसे कहते हैं पेरिस्टाल्सियल। पेरिस्टेसिस, क्रमाकुचन विधि। पेरिस्टेसिस विधि जो है वो है कि ये लोब में होता है, फूड लोब में होता है। अब यहाँ पर भोजन है आपके, तो यहाँ की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, वो सिकुड़ेंगी। क्रमाकुचन जो विधि होती है, अब आप यहाँ पर भोजन रखे, अब यहाँ पर भोजन रखने के बाद ये जो क्रमाकुचन सिकुड़न, जब इसका कॉन्ट्रैक्ट होगा मसल का तो भोजन इधर नीचे आएगा। फिर उसी विधि में सेकंड फेज में इसी तरह जब यहाँ की मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, सिकुड़ेंगी, तो भोजन जो है वो नीचे की तरफ आएगा और फिर यहाँ की जो रिलैक्स होंगी मसल्स, फिर इसके बाद यहाँ की कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, भोजन नीचे का। इस विधि से भोजन नीचे आता है। भोजन स्टमक तक पहुंचने में 2 से 3 मिनट का समय लेता है। भोजन जो है स्टमक तक पहुंचने में 2 से 3 मिनट का समय लेता है। अब हम आगे देखेंगे स्टमक। अब आगे हम देखेंगे स्टमक। ईसोफेगस में किसी भी टाइप का डाइजेशन नहीं होता है। थर्ड नंबर स्टमक। पेट, इसी को जठर बोलते हैं, इसी को आमाशय भी बोलते हैं। स्टमक, पेट में जो है पेट कुछ इस शेप का होता है। तो सबसे पहले जो पूछता है कि पेट अंग्रेजी की किस वर्णमाला के स्वरूप दिखता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अंग्रेजी की किस वर्णमाला के स्वरूप पेट का आकार दिखता है, स्टमक का आकार दिखता है। तो जे शेप का पेट कुछ इस प्रकार दिख रहा है, तो जे शेप का पेट दिखता है। अब पेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पेट को 3 पार्ट में, सबसे पहले
कार्डिया, उसके बाद फंडस, उसके बाद फंडस और पाइलोरस, पाइलोरस। 3 पार्ट में डिवाइड किया है, कार्डिया, कार्डिया, फंडस, फंडस और पाइलोरस, पाइलोरस। 3 पार्ट में पेट को डिवाइड किया गया है। अब पेट के यहां लगा होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, पेट के आंतरिक में लगा होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस बनाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जठर जूस बनाता है, गैस्ट्रिक जूस बनाता है, गैस्ट्रिक जूस बनाता है, जठर रस बनाता है। अब इस जठर रस में क्या होता है, जठर रस में क्या क्या पाया जाता है? तो इस जठर रस में पानी, पानी और आयंस, पानी और आयंस और HCl एसिड, HCl एसिड और एंजाइम, और एंजाइम पाया जाता है। पानी का काम हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पानी हमारे लिए। और आयंस तो खास नहीं है, सबसे मेन जो है वो ये है HCl एसिड, HCl अम्ल और एंजाइम, मेनली ये 2 हैं। अब HCl जो एंजाइम है, तो क्वेश्चन पूछ लेता है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, गैस्ट्रिक ग्लैंड वो किस सेल की बनी होती है, या HCl जो HCl अम्ल रिमूव करती है ग्लैंड, उस वो किस सेल की बनी होती है? तो ये 2 टाइप की सेल होती हैं। ये सेल 2 टाइप्स की होती हैं, ऑक्सीजेंटल, ऑक्सीजेंटल सेल, पैराइटल सेल, पैराइटल सेल, पेप्टिक सेल और चीफ सेल, और चीफ सेल, चीफ सेल। ये दोनों एक ही हैं, इन दोनों का नाम एक ही है। ऑक्सीजेंटल सेल या पैराइटल सेल एक ही सेल है, और ये पेप्टिक सेल या चीफ सेल दोनों एक ही सेल है। अब ऑक्सीजेंटल सेल जो है, ऑक्सीजेंटल सेल है, ये HCl अम्ल बनाती है, और ये पैराइटल जो पेप्टिक सेल है, ये बनाती है एंजाइम, ये एंजाइम बनाती है। और ये 2 टाइप्स के एंजाइम बनाती है, ये 2 टाइप के एंजाइम बनाती है, जो पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन और पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, 2 टाइप्स के एंजाइम बनाती है, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम बनाती है। अब हम देखेंगे HCl के क्या क्या काम है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl अगर लैब में खुले में रखा है, अगर आपके स्किन या हाथ में गिर जाए तो आपका हाथ जला ले, पर ये पेट में कैसे रहता है, पेट के बिना नुकसान किए कैसे रहता है, अब हम आगे देखेंगे HCl के बारे में। HCl के बारे में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl के क्या क्या कार्य हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्या क्या कार्य हैं? पहले तो ये
माइक्रोबैक्टीरिया मारता है, माइक्रोबैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरिया मारता है, छोटे जीवाणु जो बहुत सूक्ष्म जीवाणु जिसे हम नाखों से नहीं देखते वो बैक्टीरिया मारता है। और इसका काम है जो इसका जो मेन काम है, अगर आपने जैसे HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो अगर आपने बहुत ज्यादा खाना खा लिया या बहुत मसालेदार भोजन कर लिया, ज्यादा जंक फूड खा लिया, तो आपके हो जाती है एसिडिटी। आपने देखा होगा हो जाती है एसिडिटी, हो जाती है, कच्ची डकार आने लगती है, अम्लीय जैसे डकार आने लगती हैं। वो इसी वजह से कि आप ज्यादा मसालेदार चीज या ज्यादा खाना खा लेते हैं तो वो हो जाती है एसिडिटी हो जाती है। तो जब आपकी एसिडिटी हो जाती है तो आप क्या लेते हैं, इनो लेते हैं, या तो फिर डाइजीन टैबलेट एक आती है, डाइजीन टैबलेट एक आती है, ये दो लेते हैं। डाइजीन और इनो टैबलेट में जो होता है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgOH2, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। अब ये हो गया अम्लीय, ये अम्लीय नेचर का होगा, और ये क्षारीय नेचर का, क्षारीय नेचर का, यह एसिड ये बेसिक नेचर का। अब आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि एसिड और बेस को मिला दिया जाता है तो वो जो उपयोग है वो न्यूट्रल हो जाता है, वो जो क्रिया होती है वो न्यूट्रल हो जाती है। इतना हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये तेजाब की तरह होता है, पर ये हमारे पेट को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता। अगर आपने ज्यादा खाना खा लिया तो ये HCl ज्यादा रिमूव होने लगता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट में ज्यादा रिमूव होने लगती है। जब ज्यादा रिमूव होने लगती है तो आपको एसिडिटी हो जाती है, कच्ची डकारें आने लगती हैं। तो आप लेते हैं इनो या डाइजीन टैबलेट, इनमें होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो क्षारीय नेचर का है और आपको एसिडिटी हुई है वो अम्लीय नेचर की। जब ये दोनों क्रिया करती हैं तो बनाती है मैग्नीशियम क्लोराइड और जल। अब ये बनकर तैयार हुआ तो धीरे धीरे आपका जो एसिडिटी है वो कम होने लगती है जब आप ये टेबलेट, क्योंकि जब एसिड और अम्लीय और क्षार मिलते हैं तो या तो नमक बनता है या तो फिर पानी बनता है, नमक पानी बनता है। तो उसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड और जल बनता है। और हम HCl के मेन कार्य जो देखेंगे, मेन फंक्शन जो है वो है HCl का जो मेन मुख्य कार्य होता है वो होता है पेप्सिनोजेन जो पेप्सिनोजेन एंजाइम है, और प्रोरेनिन जो एंजाइम है, जो एंजाइम बने डाइजेशन में, वो किस तरह काम करता है। प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन ये एक सुस्त एंजाइम है, मतलब निष्क्रिय एंजाइम है, ये अभी डाइजेशन करने के प्रोसेस में नहीं है। पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन ये डाइजेशन करने के प्रोसेस में नहीं है। पेप्सिनोजेन मान लीजिए कोई भी है, जीवित है पर वो सोया हुआ, अब अचानक उसमें कोई चीज कार्य करेगी तो वो तुरंत फास्ट कार्य करेगा। अब पेप्सिनोजेन है तो, पर ये डाइजेशन करने के प्रोसेस में नहीं है। अब इसमें HCl ने अटैक किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने पेप्सिनोजेन में अटैक किया तो ये पेप्सिन बन गया, पेप्सिन। और प्रोरेनिन में जब HCl ने अटैक किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने जब अटैक किया तो ये रेनिन बन गया, रेनिन। अब ये डाइजेशन करने में, अब ये डाइजेशन की प्रोसेस करने में ये एंजाइम जो है वो
तैयार हो गए, अब ये डाइजेशन की प्रोसेस करने में तैयार हो गए एंजाइम। अब पेप्सिनोजेन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन कराता है, पेप्सिनोजेन प्रोटीन का डाइजेशन कराता है। अब आपने लिया प्रोटीन, आपने खाया प्रोटीन, प्रोटीन में आपने खाया दूध, अंडे, दाल, मशरूम, ये सब खाया। अब जब ये सब खाया आपने और प्रोटीन में अटैक किया पेप्सिनोजेन, पेप्सिन ने सॉरी प्रोटीन में जब आपने प्रोटीन ली और पेप्सिन ने अटैक किया तो ये बना पेप्टाइड, पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स, पेप्टोन्स ये बना पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स। ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं है, ये प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन नहीं है, ये पार्शियल डाइजेशन है, ये पार्शियल डाइजेशन है, प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन नहीं है, ये पार्शियल डाइजेशन है, आंशिक रूप से, ये आंशिक रूप से डाइजेशन है, प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ। जैसे माउथ में हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ था पर कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ था, उसी तरह प्रोटीन का डाइजेशन हुआ पर पार्शियल हुआ, आंशिक रूप से थोड़ा बहुत डाइजेशन हुआ है। अब देखेंगे रेनिन, रेनिन जो है, रेनिन एक रेनिन जो वो मिल्क का डाइजेशन कराता है, रेनिन मिल्क का डाइजेशन कराता है, मिल्क का डाइजेशन। अब मिल्क जो मिल्क प्रोटीन होती है, मिल्क प्रोटीन जो होती है वो होती है कैसीन प्रोटीन, और मिल्क का जो मिल्क डाइजेशन होता है वो अधिकतर बच्चों में होता है, चाइल्ड में, बच्चों में मिल्क का जो मिल्क का डाइजेशन होता है अधिकतर बच्चों में होता है, रेनिन अधिकतर बच्चों में ज्यादा सक्रिय होती है। अब मिल्क की जो प्रोटीन है वो कैसीन प्रोटीन है, कैसीन प्रोटीन, मिल्क में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। अब कैसीन प्रोटीन आपने लिया तो हटा देते हैं, आपने लिया कैसीन प्रोटीन, आपने कैसीन प्रोटीन लिया, कैसीन प्रोटीन लिया, इसमें रेनिन ने जब अटैक किया, रेनिन एंजाइम जो है वो मुख्य रूप से दूध का डाइजेशन कराती है। तो आपने कैसीन प्रोटीन लिया, दूध लिया, दूध में कैसीन प्रोटीन होती है, तो रेनिन ने जब उसमें अटैक किया तो ये बन गया पैराकैसीन, ये बन गया पैराकैसीन, पैराकैसीन। अब पैराकैसीन में जब पेप्सिन ने अटैक किया, पेप्सिन ने जब पैराकैसीन में पेप्सिन ने अटैक किया तो ये बन गया पेप्टोन या पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स। तो देखेंगे कि पेट में हमने देखा कि पेट में मुख्य रूप से जो डाइजेशन हो रहा वो प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा, पर ये डाइजेशन जितना भी डाइजेशन है ये डाइजेशन कंप्लीट डाइजेशन नहीं है, ये पार्शियल डाइजेशन है, पार्शियल डाइजेशन है, आंशिक रूप से, कंप्लीट डाइजेशन पेट में नहीं हुआ। अब हम देखेंगे ये सब पार्शियल डाइजेशन हुआ। आगे देखेंगे हम, अब हम जो डाइजेशन जिस चीज का हो गया, अभी डाइजेशन फैट का नहीं हुआ। आपने देखा अभी तक की क्लास में फैट का कोई डाइजेशन नहीं हुआ, माउथ में जो हुआ डाइजेशन वो कार्बोहाइड्रेट का और पेट में जो डाइजेशन हुआ वो प्रोटीन का। अभी डाइजेशन किसका नहीं हुआ? फैट का, लिपिड्स का
कोई डाइजेशन नहीं हुआ। अब कार्बोहाइड्रेट का ये डाइजेस्टेड फूड, ये डाइजेस्टेड फूड है और ये अनडाइजेस्टेड फूड है। ये अनडाइजेस्टेड ये अनडाइजेस्टेड फूड है, ये डाइजेस्टेड फूड है, पर इसका अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, किसी का भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, आंशिक तौर पर पार्शियल डाइजेशन हुआ। ये है अनडाइजेस्टेड फैट, जो है वसा है, उसका कोई डाइजेशन नहीं, ये अनडाइजेस्टेड। अब पेट में एक मिक्सचर बनकर तैयार हो गया। फिर जैसे हमने देखा था माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ था और फैट और प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हुआ था, उस मिक्सचर को हमने क्या कहा था, बोलस। उसी तरह ये पेट में एक मिक्सचर बनकर तैयार हुआ, इस मिक्सचर को क्या कहते हैं, इस मिक्सचर को कहते हैं काइम। इस मिक्सचर को कहते हैं काइम। लिखा जाएगा चाइम, पर इसको प्रोनाउंस जो किया जाएगा, वो जब इसको प्रोनाउंस किया जाएगा तो ये काइम, जो भोजन पेट में डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड का जो मिश्रण हुआ, वो काइम कहलाता है। अब आगे देखेंगे HCl, जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। पेट का, मान लीजिए पेट का जो पीएच मान है, वो करीब, पेट का जो पीएच वैल्यू है, वो 1 से लेकर 1.5 तक, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस आपको डाइजेस्ट, जब एसिडिटी होती है तो 1 से नीचे भी आ जाता है, इसका जो पीएच वैल्यू है वो 1 से नीचे आता है जब आपको एसिडिटी होती है। पर इस पूछ लेता है कि बहुत लोगों के मन में ख्याल होता है कि एसिड और हमारे पेट में, फिर भी हमारा पेट पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, पेट में कोई नुकसान नहीं पहुंचता, तो उसको देखेंगे हम, उसको देखेंगे। हम पेट में होती है परत, जिसको कहते हैं जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसको कहते हैं, ये HCl रिमूव करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमूव करती है। अब इधर अंदर साइड एक और परत होती है, अंदर साइड एक और परत होती है जिसे म्यूकस लेयर कहते हैं, म्यूकस लेयर, म्यूकस लेयर, श्लेष्मा परत, श्लेष्मा परत, जिसे श्लेष्मा परत कहते हैं। अब ये हाईली एसिड है, जो HCl है वो हाईली एसिड है, और म्यूकस जो है ये अम्लीय है, ये अम्लीय है। और म्यूकस लेयर जो है वो रिमूव करती है बेस, क्षार, बेसिक नेचर की, क्षारीय है, क्षारीय है। अब जब ये एसिड रिमूव करती है तो अम्लीय प्लस क्षारीय, अम्लीय और क्षारीय, जब अम्ल क्षार मिलते हैं तो न्यूट्रल होता है, उदासीन हो जाता है। कोई भी चीज है, जब अम्ल में, एसिड में हम बेसिक क्षार मिलाते हैं तो ये उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन, उदासीन हो जाता है, जिस वजह से पेट में किसी भी प्रकार की एसिड, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होने के बाद भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। अगर किसी दिन आपकी श्लेष्मा परत जो है वो खत्म हो जाए, तो उस दिन आप सोए और पता चला कि सुबह आपका पेट जलकर राख हो गया, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब हम आगे देखेंगे, आगे देखेंगे छोटी आंत, नेक्स्ट क्लास में छोटी आंत देखेंगे।